बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरलिज्म लिंग्विस्टिक्स में। बेसिकली फर्डिनेंड डी सोशोर जो है वो फादर है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स के। इनके अलावा नोम चॉम्स्की को भी फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, बीएफ स्किनर को भी फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इंग्लिश लिटरेचर में भी इसी तरह से है कि जैसे चौसर जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसी तरह ड्राइडन भी फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है या लिटरेचर है। तो टॉपिक हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। फर्डिनेंड डी सोशोर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड 1857 में इनकी पैदाइश हुई, 1913 में इनकी डेथ हुई। इनकी डेथ के बाद कोर्स ऑफ जनरल लिंग्विस्टिक्स इनकी एक किताब इनके स्टूडेंट्स ने पब्लिश करवाई लिंग्विस्टिक्स के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स हैं। 3 टर्म्स हैं जो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे स्ट्रक्चरलिज्म में। स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली है क्या? Nothing can be understood in isolation. Everything is understood in structure. कोई भी चीज फर्डिनेंड डी सोशोर के मुताबिक आइसोलेशन में सेपरेट अलहदगी से नहीं समझी जा सकती। हर चीज को समझने के लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत है। यानी कि किसी टेक्स्ट को अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको उसमें स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। यानी हम इसको टाइम के स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है वो टाइम का स्ट्रक्चर है। टाइम में सबसे छोटी चीज है सेकंड। सेकंड को समझने के लिए उससे बड़ा स्ट्रक्चर रिक्वायर होता है, वो मिनट होता है। मिनट को समझने के लिए आवर है। आवर को समझेंगे तो उससे बड़ा स्ट्रक्चर है 24 आवर है, फिर डे है, फिर वीक है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। और उससे भी बड़ा एक स्ट्रक्चर है जो सेंचुरी। तो चीजें हमें इस तरह से समझ में आती हैं स्ट्रक्चर की शक्ल। तो हम जो पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म को वो लिंग्विस्टिक्स में पढ़ रहे हैं और लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। 2 चीजों में हम इसको स्ट्रक्चरलिज्म को समझेंगे। It has been used in sociology, psychology, architecture and literary criticism. यानी इन तमाम फील्ड्स में, सब्जेक्ट्स में भी इसको इस्तेमाल किया गया है स्ट्रक्चरलिज्म को। हाउ सोशोर यूज स्ट्रक्चरलिज्म इन लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो पहले हम इसको लिंग्विस्टिक्स में समझते हैं मुख्तलिफ टर्म्स में। यानी सोशोर के मुताबिक लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ साइन। लैंग्वेज जो है वो सिस्टम है साइन का। यानी सिग्निफायर और सिग्निफाइड, ये 2 टर्म उसने डिस्क्राइब की, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। यानी अगर आप हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स को अगर हम स्टडी करें, प्लेटो है, अफलातून और अरिस्टोटल, अरस्तु। तो अफलातून के मुताबिक जो है चीजों को नाम देने का नाम ही लैंग्वेज है। और अरस्तु के मुताबिक सिग्निफायर और सिग्निफाइड ये है कि एक वर्ड का एक सिग्निफायर है और दूसरा जो सिग्निफाइड मीनिंग बन रही है वो सेम है। यानी जो वर्ड कहा जा रहा है वही मीनिंग है। एक वर्ड एक सिग्निफायर का एक सिग्निफाइड होता है। इसको चैलेंज किया फर्डिनेंड डी सोशोर ने कि एक वर्ड की एक मीनिंग नहीं होती। पहले हम समझते सिग्निफायर और सिग्निफाइड होता क्या है। ऑल द वर्ड्स इन द वर्ल्ड आर सिग्निफायर्स। तमाम वर्ड्स दुनिया में क्या कहलाते हैं? सिग्निफायर कहलाते हैं। ऑल द साइंस एंड सिंबल्स दे रिप्रेजेंट आर सिग्निफाइड। और तमाम साइन और सिंबल जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सिग्निफाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल से हम उसे समझते हैं। एप्पल इज अ सिग्निफायर ऑफ अ वर्ड इमेज और साउंड इमेज। एप्पल एक सिग्निफायर है जो कि वर्ड इमेज है और साउंड इमेज है। मैंने कहा एप्पल, तो आपके जो माइंड में जो कॉन्सेप्ट बनेगा एप्पल का, रियल एप्पल इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड और इमेज इज कॉल्ड एप्पल। यानी जो लफ्ज मैंने एप्पल कहा ये सिग्निफायर है, और एप्पल से जो आपके माइंड इमेज बना, जो असल रियल एप्पल है, वो सिग्निफाइड कहलाएगा। अरस्तु ने ये कहा कि एक लफ्ज की एक मीनिंग होती है, लेकिन इन्होंने ये कहा फर्डिनेंड डी सोशोर ने कि दिस रिलेशन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड इज आर्बिट्रेरी। यानी कि एक तो ये मीनिंग हो गई कि सिग्निफायर सिग्निफाइड की, कि मैंने कहा मोबाइल, आप समझ गए कि रियल मोबाइल जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लैपटॉप कहा तो लैपटॉप आपके समझ में आ गया, सिग्निफायर सिग्निफाइड। लेकिन इनकी मीनिंग्स आर्बिट्रेरी हो सकती है। हर सोसाइटी में लोग इसको अपनी मीनिंग के मुताबिक लेते हैं, अपनी जरूरत के मुताबिक लेते हैं। यानी उसकी जो मीनिंग है वो मनमानी है सिग्निफायर और सिग्निफाइड की। एक सिग्निफायर के कई सिग्निफाइड हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा एप्पल, एक तो एप्पल वो है जो ट्री में है। मैंने कहा ट्री जो एक ओरिजिनल ट्री है, जिसके पत्ते होते हैं, जिसकी ब्रांचेस होती हैं, जिसकी शाखें होती हैं, जिसमें फल लगते हैं, ये ट्री है।
लेकिन इनकी कई मीनिंग्स हो सकती है एक सिग्निफायर की। यानी उसकी मीनिंग जो है वो इडियोमेटिक हो सकती है, उसकी मीनिंग लिटरल हो सकती है, उसकी मीनिंग एसोसिएटेड हो सकती है, उसकी मीनिंग जो है सिमेंटिक हो सकती है, प्रैग्मेटिक मीनिंग हो सकती है, स्पीकर किस सेंस में उसकी मीनिंग ले रहा है वो मीनिंग हो सकती है। एक तो एप्पल वो है जो ट्री में लगा हुआ है, एप्पल ये सिग्निफायर वही मीनिंग दे रहा है जो आपके माइंड इमेज बन रहा है। लेकिन इसकी इडियोमेटिक मीनिंग भी हो सकती है, आई एम एन एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स आई, मैं अपने माँ बाप की आंख का तारा हूँ। अब यहाँ पे एप्पल क्यों यूज हुआ? एप्पल बेसिकली जब आप किसी ट्री में देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है, लश एंड ग्रीन ट्री, तो माँ बाप के लिए उनकी औलाद भी उनको अच्छी लगती है, तो इसलिए एप्पल के साथ उसको कंपेयर किया गया। ये आर्बिट्री मीनिंग है। तो यानी एक लफ्ज की कई मीनिंग हो सकती है, लोग अपनी जरूरत के मुताबिक उनको इस्तेमाल करते हैं। अब सेकंड टर्म उसने डिस्क्राइब की बाइनरी ऑपोजिशन। बाइनरी ऑपोजिशन क्या है? इट इज नॉट अ कंट्राडिक्टरी रिलेशन बिटवीन अ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लीमेंट्री वन, बट यानी कि क्या है ये कंट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री है। इट मीन्स थिंग्स कैन बी अंडरस्टूड विद देयर अपोजिट मीनिंग्स। चीजों को उनकी अपोजिट मीनिंग से भी समझा जाता है। इस तरह भी चीजें अपनी मीनिंग देती है। मिसाल के तौर पे मेल फीमेल, गुड है तो बैड है, हैप्पी है तो सैड है, ये टेबल है ये चेयर नहीं है, ही इज अ मेल ही इज नॉट अ फीमेल। तो ये चीजें भी जब आप चीजों को बाइनरी ऑपोजिशन में देखते हैं तो तब भी वो अपनी मीनिंग देती है। इट इज अ डे, इट इज अ डे टाइम, इट इज नॉट अ नाइट टाइम, ये दिन का वक्त है। इसीलिए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ये मीनिंग ये भी दे रहा है ऑपोजिट मीनिंग में कि ये नाइट टाइम नहीं है। अगर मैं कहता हूँ इट इज अ नाइट टाइम तो इट मीन्स कि इट इज नॉट अ डे टाइम। तो दिस इज कॉल्ड बाइनरी ऑपोजिशन। फिर तीसरी टर्म उन्होंने डिस्क्राइब की फर्डिनेंड डी सोशोर ने, लैंग एंड पेरोल। लैंग एंड पेरोल क्या है? लैंग इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, किसी भी जुबान का एक कंप्लीट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लैंग। और पेरोल मींस स्पीच, इसका मतलब है गुफ्तगू, स्पीच, स्पीकिंग इन एक्चुअल सिचुएशंस बाय एन इंडिविजुअल। यानी लैंग को आप इस तरह से लें कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका एक पूरा सिस्टम है, उसकी एक ग्रामर है, उसके सिंटैक्टिक ऑर्डर है, उसमें टेंसेस है, उसमें एक्टिव पैसिव है, उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पूरा कंप्लीट सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड लैंग। पैरल के एक इंडिविजुअल उसको उस लैंग्वेज को कितना कितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कितने इडियम्स जानता है, कितने प्रोवर्ब्स जानता है, एक इंडिविजुअल कितना रैट्रिक है, कितनी नॉलेज रखता है, दैट इज कॉल्ड पैरल, इंडिविजुअल स्टाइल ऑफ स्पीकिंग दैट लैंग्वेज। अब हम इसको देखते हैं लिटरी थ्योरी में, लिटरी क्रिटिसिज्म में। लैंग एंड पेरोल को उसने किस तरह से, फर्डिनेंड डे सोशोर ने किसी एकेडमिक टेक्स्ट को, किसी नॉवेल को, किसी पीस ऑफ लिटरेचर को, किसी पोइट्री को, ड्रामे को समझने के लिए स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग एंड पेरोल को किस तरह इस्तेमाल किया है। इन लिटरी थ्योरी द कंप्लीट सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिस्टम, religious system, education system, ideology, norms and values of that society is lang। यानी लिटरी थ्योरी में जो एक मुकम्मल समाजी निज़ाम, सियासी निज़ाम, मजहबी निज़ाम, तालीमी निज़ाम, उस सोसाइटी की कंप्लीट आइडियोलॉजी, उसकी पूरी नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ये सारा का सारा जो है इसको कह रहे हैं वो लैंग, स्ट्रक्चरलिज्म में उसको लैंग कहा है। Whatever the writer of that society writes as per his understanding of his socio-economic political system related to his norms and values, whatever he practices is called parole। यानी कि सोसाइटी का पूरा जो निजाम है उसको तो उसने, चाहे वो समाजी हो, मजहबी हो, सियासी हो, उसको उसने लैंग का नाम दिया। और जो इंडिविजुअल उस सोसाइटी में रहता है, जितना ज्यादा वो उस उस सोसाइटी के तालीमी निज़ाम को, उसकी जो प्रैक्टिस कर रहा है, जितना उसकी समझ में रिलीजन है, जितना उसकी समझ में उसकी नॉर्म्स एंड वैल्यूज आई है, और वो उसको डॉक्यूमेंट करता है, उस टेक्स्ट में लिखता है, किसी नोवेल में, ड्रामे में, ये उसका पैरोल है। तो उसको उसकी राइटिंग को समझने के लिए उसकी सोसाइटी को समझना पड़ेगा, उसके सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज को, क्योंकि वो पूरा एक स्ट्रक्चर में है, आउट ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, तभी चीजें समझ में आएंगी। यानी रोनल बाथ एक, वो भी एक स्ट्रक्चरलिस्ट थे। वही उन्होंने एक किताब लिखी, एक ऐसे लिखा मुख्तसर सा, डेथ ऑफ द ऑथर, ऑथर की डेथ। यानी कि ऑथर उनके मुताबिक ये था कि पहले से चीजें मौजूद हैं, कहानियां मौजूद हैं, स्टोरी उसने क्रिएट की। अब मीनिंग जो है वो उस टेक्स्ट की वो नहीं होगी कि जो ऑथर दे रहा है, क्योंकि टेक्स्ट की मीनिंग जो है, एक मीनिंग वो होती है कि ऑथर क्या दे रहा है मीनिंग,
टेक्स्ट की, या रीडर के मुताबिक क्या मीनिंग है उस टेक्स्ट की। तो ये मुख्तलिफ लिटरेरी थ्योरी में कॉन्सेप्ट है। यानी पुराने ज़माने में पहले जो है टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर की बायोग्राफी को पढ़ा जाता था। उसमें देखा जाता था अगर उसने वक्त अपना बुरा गुजारा है मादी में, तो वो डार्क साइड ऑफ लिटरेचर लिखता था, और वो अच्छा वक्त गुजारा है तो ब्राइट साइड ऑफ लिटरेचर दिखाता था वो। और ये काफी हद तक ठीक भी था। लेकिन वो स्ट्रक्चरलिज्म में वो ये कहते हैं क्योंकि वो सोसाइटी का हिस्सा है, उसके नॉर्म्स एंड वैल्यूज को वो फॉलो करता है, तो उसका जो उसकी जो पीस ऑफ लिटरेचर को, उसके टेक्स्ट को आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसके सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज के मुताबिक आप चीजों को देखेंगे। द कंप्लीट सिस्टम ऑफ दैट सोसाइटी एग्जिस्ट इन अ शेप ऑफ अ लैंग। तो ये पूरा सिस्टम सोसाइटी का वो लैंग की शक्ल में है, और ऑथर जो है वो उस अपनी समझ के मुताबिक उस सोसाइटी को समझ के कोई पीस ऑफ लिटरेचर, कोई नॉवेल, कोई ड्रामा, कोई चीज तैयार करता है, कोई ऐसे। फर्डिनेंड डी सोशोर ये कहते हैं कि व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न द सोसाइटी फोर्स इट्स आइडियोलॉजी इन हिज माइंड बाय लैंग्वेज। अब वो ये कहते हैं कि क्योंकि ऑथर को समझने के लिए उसकी सोसाइटी को, उसके पूरे सिस्टम को समझना, एक स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। तो जब कोई बच्चा किसी सोसाइटी में पैदा होता है तो सोसाइटी अपनी आइडियोलॉजी उसके माइंड में डालती है, और वो किस चीज के जरिए डालती है? लैंग्वेज के जरिए, जुबान के जरिए डालती है। जो पहला लफ्ज उसके कान में कहते हैं, तो वो सिस्टम जो है वो सोसाइटी का काम करने लगता है उसके माइंड में। That is why the author of that society is bound to write according to the ideology of his society. And that is what makes the society exist or survive in the world. तो इसीलिए वो क्योंकि उसने जो ऑथर आजाद नहीं है कि वो किसी सोसाइटी में वो आजादाना लिख रहा है, क्योंकि वो आइडियोलॉजी को फॉलो करता है सोसाइटी की, और सोसाइटी भी यही चाहती है, और वो भी बाउंड है सोसाइटी की आइडियोलॉजी के मुताबिक लिखने के लिए, चाहे वो नॉवेल हो, पोइट्री हो, ड्रामा हो, क्रिटिसिज्म हो। और यही सोसाइटी चाहती है कि स्टेटस को सोसाइटी का कायम रहे। तो अब उसमें ये कहते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म सेज दैट द ऑथर डजंट क्रिएट एनी पीस ऑफ लिटरेचर बाय हिमसेल्फ, कि ऑथर अपना कोई पीस ऑफ लिटरेचर बताते खुद नहीं क्रिएट करता। ही ओनली राइट्स व्हाटएवर द सोसाइटी पोर्ड इनटू हिज माइंड। वो सिर्फ वही लिखता है जो सोसाइटी उसके माइंड में डालती है, बाय द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के जरिए, बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर, क्योंकि वो कंप्लीट स्ट्रक्चर का पार्ट है। Saussure says that to understand things we need a complete structure. चीजों को समझने के लिए हमें एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो मैंने आपको लैंग एंड पेरोल के जरिए समझाया। स्ट्रक्चरलिज्म हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ लाइफ। तो ये हमें मीनिंग्स ऑफ लाइफ समझने के लिए मदद देता है स्ट्रक्चर। ऑल रिटन टेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। तमाम रिटन टेक्स्ट जो नॉवेल है, पोइट्री है, ड्रामा है, वो एक स्ट्रक्चर है। नथिंग कैन बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, एवरीथिंग इज अंडरस्टूड इन स्ट्रक्चर। कोई चीज आइसोलेशन में नहीं समझी जा सकती, हर चीज समझी जाती है स्ट्रक्चर में। थैंक यू।